नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, मध्य प्रदेश। आज मैं ये वीडियो मेरी पूरी संवेदना के साथ उन दंपतियों के लिए मैंने बनाया है जिन्हों का एक बार आईवीएफ हुआ है और वो फेल हो गया है, रिज़ल्ट नेगेटिव आया है। तो क्या हम ये कहेंगे कि एक बार आईवीएफ फेल हो गया तो क्या सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा? इसी के बारे में मैं आज उन सभी दंपतियों को बताना चाह रही हूँ कि एक बार आईवीएफ फेल होने से ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है और उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। जब भी हम आईवीएफ कराते हैं तो कोई भी लैब आईवीएफ की सफलता का प्रतिशत 100% नहीं देता है। हमेशा उसकी जो सफलता की दर है वो 30% से शुरू होकर 60% तक रहती है। इसलिए हमें ये पता है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसी कारण इसी की सफलता की दर 100% नहीं है। लेकिन जब भी दंपति आईवीएफ में फेल होता है तो वो एक अवसाद से घिर जाता है, उसको बहुत दुख होता है, कभी कभी उसको गुस्सा आता है और वो एक साइलेंट फेस में चला जाता है। और डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाता है और डॉक्टर भी ये सोचता है कि किस स्टेप पे कहाँ पे हम कुछ सुधार कर सकते हैं, आने वाले टाइम को उस दंपति को हम स्वस्थ बच्चा दे सकें। तो सबसे पहले ये एडवाइस है कि जब भी दंपति का आईवीएफ फेल हो जाता है तो ये समझ के ये गांठ बांध के ना रखे कि ये अंतिम रिजल्ट है। तो जब भी ये पाया गया है कि जब भी कपल पहली बार आईवीएफ कराते हैं तो उनके जो भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं तो उसमें कुछ बदलाव करके आगे वाले आने साइकिल्स में उनको अच्छे रिजल्ट्स दिए जाते हैं। इसीलिए हर एक कपल को ये एडवाइस दी करती है कम से कम आपको 2 से 3 बार आईवीएफ साइकिल का अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट आईवीएफ एक बहुत ही खर्चीला उपाय है और उसी को फेल होने के कारण आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तरफ से कभी कभी कपल्स बड़े दुखी हो जाते हैं। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आईवीएफ में क्या ऐसा अलग किया जाए ताकि आगे आने वाले साइकिल्स में हमें संतान प्राप्ति का सुख मिले। तो सबसे पहले जो आईवीएफ में सफलता की दर निर्धारित करता है वो महिला का एग है। जब भी महिलाएं आईवीएफ सेंटर में आती है और उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है तो उनकी जो अंडे होते हैं उनकी एजिंग हो जाती है और जब भी उनका जो ओवम पिकअप या अंडे बाहर निकालते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं पाई जाती है। एक बड़ा कारण सबसे ये होता है। दूसरा कारण होता है इसी तरह से स्पर्म में भी कुछ एबनॉर्मलिटी या उसकी क्वालिटी में भी कुछ कमी के कारण रिजल्ट में गिरावट आती है। और तीसरी बात ये होती है कि यदि एम्ब्रियो है उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि एम्ब्रियो की क्वालिटी पुअर है और या तो फिर उसमें कुछ अनुवांशिक या जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके कारण भी उसकी चिपकने की क्षमता कम हो जाती है और आईवीएफ का रिज़ल्ट फेल हो सकता है। और चौथी ज़रूरी बात है कि गर्भाशय की दीवार। अब गर्भाशय की दीवार जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसी को ऑप्टिमम तरीके से बढ़ने के लिए 8 से 10 mm बढ़ना चाहिए और उसमें ब्लड फ्लो भी अच्छा रहना चाहिए ताकि वो हेल्दी भ्रूण को अपने पास चिपका के रखें और उसको ब्लड सप्लाई दे। इसलिए ये 4 चीज़ें यदि सही है तो गर्भधारण की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखा जाता है और उसमें करीब 60% रिज़ल्ट देखा जाता है। लेकिन जैसे सभी चीज़ें अच्छी है, हमें लगता है कि सब चीज़ें ऑप्टिमम हैं तो भी गर्भधारण क्यों नहीं आया, रिज़ल्ट क्यों नेगेटिव आया। तो इसके बारे में हम आप बात करेंगे। साइंस धीरे धीरे कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स करे जा रहा है ताकि हमारा जो आईवीएफ का प्रेगनेंसी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले ज़माने में वो 10 से 20% रहता था, अब कम से कम हम लोगों को 50-60% की उम्मीद रहती है। तो हम ऐसे क्या अलग बदलाव करें जिसके कारण हमारा आईवीएफ का रिज़ल्ट इम्प्रूव हो। यदि महिला के अंडाणु में ऐसी कुछ एजिंग की डिफेक्ट है या फिर उनकी क्वालिटी प्रॉब्लम है तो जब भी आईवीएफ का जो इंटरवल टाइम होता है 2 या 3 महीने का
उसी दौरान महिला को कुछ क्रीम्स या कुछ दवाइयाँ या उनके एक क्वालिटी बढ़ाने के कुछ ड्रग्स होते हैं वो देके, और उनका यदि बढ़ा हुआ शरीर का वज़न है उसको एक्सरसाइज के माध्यम से कम करके, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करके, अपना तनाव कम करके और अपना स्लीप वगैरह प्रॉपर करके यदि वो दोबारा इस चीज़ के लिए ट्राई करती है तो अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह से मेल पार्टनर में भी जब भी 2 या 3 महीने का जो टाइम मिलता है उसी दौरान अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के और कुछ मेडिसिन्स को क्यूटेन एंजाइम है या कुछ स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने की कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब लेने के बाद भी यदि हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार दिखा जाता है। इसी तरह से यदि गर्भाशय की लाइनिंग पतली है तो वो उसके लिए भी हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। सिल्डानाफिल दवाई आती है और कुछ इंजेक्शन आते हैं, और आजकल एक नई पद्धति चली है कि प्लाज्मा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इन्फ्यूजन करके उसकी परत की थिकनेस बढ़ाई जा सकती है और आईवीएफ के रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि दोबारा जो दूसरी साइकिल है उसी दौरान इंजेक्शनों में कुछ बदलाव करके एक क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और उसके द्वारा जो भ्रूण बनता है उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट टाइम में यदि हम भ्रूण ट्रांसफ़र 3rd डे पे करते हैं, जिस दिन हम अंडे निकालते हैं उसके तीसरे दिन में भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी सफलता की दर कम मिलती है। यदि इस भ्रूण को हम आगे बढ़ने देते हैं लेबोरेटरी में 5वें या 6ठे दिन पर, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंच जाता है तो इसकी चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है और कभी कभी प्रेगनेंसी का सफलता का दर उसके कारण बढ़ जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि ये भी करने के बाद सफलता नहीं मिलती है तो ब्लास्टोसिस्ट की बायोप्सी करके उसके जो आउटर लेयर होती है उसमें से कुछ सेल्स लेके उसकी बायोप्सी लेके उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग कहते हैं, उसके द्वारा ये पता किया जाता है कि एम्ब्रियो में भ्रूण में कोई अनुवांशिक या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण यदि वो चिपक भी गया तो उसमें मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा है, और वो कभी कभी चिपकता भी नहीं है। और इस तरह से हम स्क्रीनिंग करके और बेस्ट क्वालिटी के जो एम्ब्रियोस हैं उनका पता करके उनको यदि गर्भ में स्थापित करेंगे तो सफलता की दर जरूर से बढ़ेगी। और इसके बाद भी यदि हमें लगता है तो एक एम्ब्रियोस्कोपी करके भी नया आविष्कार है जिसके माध्यम से हम बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो चूज़ कर सकते हैं और उनके डालने के बाद भी हमारी सफलता की दर बढ़ सकती है। इसी तरह से हम ओवरीज को रिजुविनेट करने के लिए भी प्लेटलेट रिच इन्फ्यूजन का इंजेक्शन दे सकते हैं। इस तरीके ये बहुत सारे जिस उपाय है, इस उपाय करने से डेफिनेटली, और वो सतत ये उपाय करने से डेफिनेटली 20 से 25% सफलता का दर आने वाली साइकिल्स में बढ़ सकता है। और अंत में यदि ये सब कुछ भी फेल हो जाता है, हमें लगता है ये सब भी ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अनएक्सप्लेन वे में यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हमें एक डोनेशन का सहारा लेना चाहिए या स्पर्म डोनेशन का। एग्स हमें यंग उम्र की लेडी से एग्स लेने चाहिए। और इसी तरह से स्पर्म में बहुत ज़्यादा खराबी है, हमें लग रहा है कि इसके कारण ही प्रॉब्लम है, तो हम स्पर्म डोनर बैंक में से ले सकते हैं। इसी तरह से हम एम्ब्रियो डोनेशन का सहारा ले सकते हैं और इसी तरह से हम प्रेगनेंसी का सफलता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। और आखिरी में ये भी सब कुछ सफल नहीं होता है तो और हमें लगता है कि बच्चेदानी में ही कोई ऐसी भी तकलीफ़ है जिसके कारण प्रेगनेंसी या गर्भ नहीं रुक रहा है, तो हमें सरोगेसी का भी हम सहारा ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में साइंस कंटिन्यूसली अपने रिसर्च में अपडेट हो रहा है और नई नई पद्धतियाँ आविष्कार हो रही है, जिसके कारण आने वाले टाइम में हमें खूब ही आशा है कि प्रतिशत प्रेगनेंसी की सफलता का प्रतिशत बढ़ने वाला है। इसीलिए आखिरी में मैं ये सलाह दूंगी उन दंपतियों को, जैसे ही हम किसी गेम में हार जाते हैं तो हम वापस से अपनी हिम्मत संजो के अब वापस उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर से उसी चीज़ के लिए कार्यरत हो जाते हैं। और इस तरह से यदि हम लगातार उसमें अटेम्प्ट्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक दिन संतान प्राप्ति हो सकती है।
तो ऑल द बेस्ट ऑल द कपल्स हु हैव फेल्ड इन द फर्स्ट IVF अटेम्प्ट। इसी के साथ ही मैं समझती हूँ आपके ये वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको शेयर करें, लाइक करें और नमस्कार, धन्यवाद।